हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए ये टॉप एमसी की है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए शिक्षण एवं शोध अभ्यर्थी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में लेकिन प्रेस कर लीजिए जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती है, वे भी आप उन्हें देख सकते हैं और अन्य विषयों पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का तुम्हारा पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। उपकरण पूछा गया है कि शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए पूछा गया है ये, तो कौन सा है? जांच सूची, विस्तृत सूची, सुर्खियां, श्रेणी निर्धारण, पैमाना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुर्खियां होगी। मूल्यांकन प्रणाली दो वर्गों परिमाणात्मक और गुणात्मक विभाजित है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आती हैं, जबकि गुणात्मक मूल्यांकन में सुर्खियां, स्तर माप, घटनावृत्त एवं जांच सूची आदि आती हैं। तो जांच सूची शिक्षार्थी के व्यवहार एवं गुणों के अन्य पक्षों के संबंध में मूल्यांकन का सरल तथा प्रभावी साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन पूछा गया कौन सा है? अपने सहज संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको संबंध या धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा ज्ञात नहीं होती है, नहीं होगी। प्रातात्विक शोध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। कार्योत्तर शोध में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे अपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्रित किया था। प्रेक्षण पद्धति का उपयोग सह संबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। अपने सहज संबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको संबंध धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा ज्ञात नहीं होगी। देखिए ऐसा नहीं है। स्कैटर प्लॉट दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्राफ की सहायता से बिंदुओं द्वारा चरों की मान अंकित किया जाता है। ये स्कैटर प्लॉट की परिभाषा है साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। सर्वभाषिक सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना है? वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, पठन और लेखन कौशल, शब्दावली और व्याकरण, श्रवण और भाषण कौशल। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रवण भाषिक सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करता है? ये किसके विकास में मदद करता है ये पूछा गया है। तो हमारा श्रवण और भाषण कौशल में विकास में मदद करता है। ये एक अक्षर में सर्वभाषिक विश्लेषण सहायक सामग्री के प्रयोग का छात्रों में श्रवण और भाषण कौशल या मौखिक कौशल के विकास में सहायता करता है। श्रवण सामग्री द्वारा छात्र अनेक प्रकार के सर्वे साधनों से जैसे कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप ज्ञान प्राप्त करता है। किसी पूर्व निर्धारित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना भाषण कहलाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। शोध में सहायक विश्लेषण के लाभ हैं। शोध में सहायक विश्लेषण के क्या लाभ हैं? यह सस्ता है, मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है, आंकड़ों को समझने के लिए समय कम मिलता है। ये कूट दिया गया है 1 2 3 4 2 3 5, केवल 2 और 5, 1 3 4 5। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 हो जाएंगे। शोध सहायक में विश्लेषण के लाभ पूछे गए हैं। यह सस्ता है, बिल्कुल सही है। मापक यंत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंकड़ा अभिलेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है और महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। कुछ दशकों के दौरान तकनीकी समृद्धि, विकास और परिवर्तित पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने से योगदान हुआ। नीचे दो समूह दिए गए हैं, कृपया जन्म वर्ष के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों का सम्मिलित करें। नीचे कोड भी दिया गया साथियों। समूह 1 दिया गया और समूह सेकंड दिया। 1945 और उससे पहले जन्मे जनरेशन कहलाएंगे जेड। 1946 से 1964 के बीच जन्मे जनरेशन वाई। 1965 से 76 के बीच जन्मे बेबी बूमर। 1973 से 1995 के बीच जन्मे
परंपरावादी 1996 और उसके बाद जन्मे जनरेशन एक्स, इसका नीचे कोड दिया गया हमें, उस कोड के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। 4 3 5 2 1 हो जाएगा। 4 3 5 2 1 ये किस पर हो जाएगा। 1945 और उससे पहले जन्मे जो है ये हमारे परंपरावादी में आ जाएंगे, जो परंपरा चली आ रही थी पहले से ही 1945 से पहले उसी में चल रहे थे। फिर 1946 से लेकर 1964 के बीच में जन्मे जो है ये बेबी बूमर का काल माना जाता है, या ठीक है। फिर 1965 से लेकर 1976 के बीच जन्मे जो है ये हमारे जनरेशन वाई माने जाएंगे, सॉरी दोस्तों, देखिए जनरेशन एक्स माना जाएगा ये। 1965 से लेकर 1976 के बीच जन्मे जो है ये जनरेशन एक्स माना जाएगा। फिर 1970 से लेकर 1995 के बीच जन्मे जो है जनरेशन वाई माना जाएगा। और 1996 उसके बाद जन्मे जो है हमारी ये जनरेशन जेड माना जाएगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ वैधता दिए गए हैं और एक तरफ समस्या दिए गए हैं। जो प्रमुख स्रोत है, निर्माण वैधता व्यक्तिगत या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुर्निर्वचन होता है। बाह्य वैधता व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान थे। आभ्यंतरिक वैधता प्रतिभागियों का निर्देश प्रतिनादात्मक नहीं था। नीचे कूट दिया गया है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1 3 2 हो जाएंगे। मिलान करना हमें इसका। वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को सम्मिलित कीजिएगा। निर्माण वैधता जो है ये हमारा प्रतिभागियों का निदर्शन प्रतिनिधित्मक नहीं था। इस प्रकार है, सॉरी दोस्तों, ये निर्माण वैधता जो 1 3 5 हो जाएंगे हमारे। 1 3 2 ठीक है। व्यक्तिगत या खराब मापक जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुर्निर्वचन होता है। बाह्य वैधता हमारा प्रतिभागियों का निर्देशन प्रतिनिधात्मक नहीं था। आभ्यंतरिक वैधता व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान थी। इस प्रकार से ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शोध समस्या की पहचान में शामिल है अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का समीकरण, व्यक्तिक और संकलनात्मक चयन का बहिष्करण, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय, वित्तीय स्रोत का प्रबंध। तो कोड दिया गया है 1 3 4 1 2 3 3 4 5 1 2 4। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों। शोध समस्या की पहचान में शामिल है, ये क्या क्या शामिल है। 1 2 4 है हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 2 4 अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय जो शोध समस्या की पहचान में शामिल है। ये शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। शोध समस्या की पहचान में अकादमिक क्षेत्र का चयन, अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन तथा अकादमिक क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय आदि को शामिल किया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था निम्नलिखित में से कौन है। NCTE, NCERT, NIEPA, SCERT। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। NIEPA हमारा शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था जो निम्नलिखित में से कौन सी है। ये NIEPA है। NIEPA के तो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान है। भारत में शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित व केवल यह भारत का अपितु दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है ये NIEPA। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। कक्षा संरचना की फीस बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे के पास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। छात्रों को छोटी मेज के इर्द गिर्द बिठाया जाता है ताकि वे लघु समूह चर्चा कर सकें।
छात्र क्षैतिज पंक्ति में बैठते हैं ताकि वे साफ सुथरे एक दूसरे को देख सकें, लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाती है। छात्र सी आकार की रचना में बैठते हैं और शिक्षक केंद्र में होता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा साथियों। कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा बिल्कुल सही है। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं। इसमें किस बाउल या फिश बाउल शैली में किसी विषय की चर्चा में कक्षा के लगभग सभी छात्र भाग ले सकते हैं। इस शैली में कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे के पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने हेतु थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं, यानी कि पीछे खड़े हो जाते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है। व्यष्टि आधारित, सरकार आधारित, समुदाय आधारित, समूह आधारित। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समूह आधारित हो जाएगी। प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है। ये समुदाय आधारित में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज के हमारी ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आप कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।